सर जी मैंने दरम्यान में इंटरप्ट नहीं किया। कूलिंग कर देती जी। टाइप्स ऑफ डीएफडी क्या है? देखिए हमारे पास डीएफडी की दो टाइप्स है, एक लॉजिकल डीएफडी है और एक फिजिकल डीएफडी है। ठीक है, अब लॉजिकल डीएफडी क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड असेशनल डीएफडी। दिस डीएफडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ये जो डीएफडी होती है ये आपके असेशनल बेसिक डीएफडी जिसको बोला जाता है, और ये इंडिपेंडेंट होती है। जब आप इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी। क्लियर होगी बात? ये अभी जब आप डीएफडी बनाएंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि लॉजिकल कैसे अप्लाई हो रही है और फिजिकल कैसे अप्लाई हो रही है। आगे आपके पास फिजिकल डीएफडी आ जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन डीएफडी। ठीक है, दिस डीएफडी इज डिपेंडेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन डीएफडी होती है और ये आप डिपेंड कर रही होती है जो आपने इम्प्लीमेंट करना है, जो आपके पास डिटेल होंगी, जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, उसकी बेस पर ये आपकी डीएफडी बनेगी। देखिए दो किस्म की डीएफडी है, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल डीएफडी वो होती है जो असेशनल होती है, बिल्कुल बेसिक होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है, ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। जबकि फिजिकल डीएफडी जो होती है ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन डीएफडी होती है और ये डिपेंडेंट होती है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स के ऊपर। दोनों में फ़र्क समझ आ गया? आगे आ जाता है बेटा मेरे पास कंपोनेंट्स ऑफ डीएफडी। अब डीएफडी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, डीएफडी comprises of 4 notations. Each notation is explained below. अब इसकी 4 नोटेशंस है, वन बाय वन हम सारी नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है प्रोसेस। प्रोसेस को हम जो से रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? रेक्टेंगुलर की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो कोई भी प्रोसेस होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। A process represents a transform that applied to data and changes it on some way. प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को जो हम अप्लाई करते हैं डाटा के ऊपर, या उसके उधर जो चेंजेस करते हैं उसके ऊपर आपका प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। अब प्रोसेस comprises a set of steps that transform into input into output. बेसिकली एक ऐसा स्टेप है जिसको हम जब कंप्राइज करेंगे, ठीक है, तो इसको स्टेप्स की फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? इनपुट जो हमारे पास डाटा होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे आउटपुट से। मतलब हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन देगा कि किस तरह डाटा इनपुट से आउटपुट की तरफ जाता है। The processes of DFD identify what different work has to done in a system. A process is represented by a circle or rounded rectangular as shown below. जो आपके पास प्रोसेस होते हैं डीएफडी के, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से डिफरेंट काम हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से काम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे या तो सर्कल फॉर्म में भी कर सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिया गया है कि एक सर्कल बना हुआ है, ये आपके पास एक प्रोसेस है। आगे आपके पास बेटा आ जाता है जी नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है? अब प्रोसेस इज डिनोटेड बाय अ सर्कल। कोई भी जो प्रोसेस उसको सर्कल से डिनोट किया जाता है। प्रोसेस नेम शुड बिगिन विद द वर्ब एंड एंड विद द नाउन। जो आपका प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा किसी भी वर्ब से और एंड आपके नाउन पर होगा। मिसाल का तौर पर जैसे एग्जांपल है, प्रोसेस आपका हो सकता है प्रोसेस सेल, ठीक है, सेल। रजिस्टर्ड स्टूडेंट, ये देखिए आप, ये स्टार्ट वर्ब से हो रहा है और एंड किस पर हो रहा है? डाउन पर हो रहा है। अपडेट इन्वेंट्री, ठीक है। जब आप प्रोसेस बनाएंगे ये बेसिकली आपको एक तरीका कार बताया गया है कि आपने प्रोसेस बनाना कैसे है। जब आपने ये प्रोसेस बना दिया तो आपने उसके नेम किस तरह रखने हैं? याद रखना है कि नेम जब बनाना है स्टार्ट वर्ब से होगा वो नेम और एंड उसका नाउन पे होना चाहिए। लाइक सेल, रजिस्टर्ड स्टूडेंट, अपडेट इन्वेंट्री। क्लियर होगी बात? डीएफडी क्या होती है, टाइप्स ऑफ डीएफडी क्या होती हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अभी सबसे पहला कंपोनेंट हमने प्रोसेस को पढ़ा, आगे नेमिंग कन्वेंशन उसकी पढ़ी। क्लियर? जी सर। जी आगे मेरे पास आ जाता है एंटिटी। एंटिटी आपने जावा में पढ़ी थी, क्या होती है एंटिटी? पढ़ी थी ना जावा में?
यस सर। क्या होती है ज़रा बताओ ना। यस सर, पढ़ी थी। तो बताओ। कोई भी मतलब पर्सन, प्लेस, कोई भी थिंग हो उसे हम एंटिटी बोलते देखिए जी, एंटिटी क्या होती है, अब आपकी डीएफई के अंदर एक्सटर्नल एजेंट इनटू एक्सटर्नल एजेंट इज आल्सो कॉल्ड एंटिटी। जो भी आप बाहर से बंदा हायर करेंगे, कोई बाहर से एक्सटर्नली जो चीज़ या डिवाइस हो सकती है, मशीन हो सकती है, इंसान हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, जब आप उसको एक्सटर्नली ऐड करेंगे तो वो आपकी एंटिटी कहलाएगी। एन एंटिटी इज अ सिस्टम एलिमेंट्स लाइक हार्डवेयर हो सकता है, आदमी हो सकता है, या कोई प्रोग्राम हो सकता है, और अनदर सिस्टम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफॉर्मेशन बाय सॉफ्टवेयर। या कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको इंफॉर्मेशन देती है ट्रांसफॉर्मेशन बाय सॉफ्टवेयर, कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है सॉफ्टवेयर के थ्रू। देखिए एंटिटी क्या होती है, एक एक्सटर्नल एजेंट है। ये आपका सिस्टम एलिमेंट होता है, आपका इंसान हो सकता है, मशीन हो सकती है, हार्डवेयर, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इंफॉर्मेशन दे। एंटिटीज ऑफ डीएफडी आर आउटसाइड द बाउंड्री, ठीक है, of software system and entity is represented by a square shown in a figure। देखिए ये आपके पास एक एंटिटी बनी हुई है। एंटिटी जब आप डीएफटी के अंदर बेटा बनाएंगे तो जो आप एक उसकी बाउंड्री बनाते हैं, जब हम उसकी बाउंड्री बनाएंगे स्क्वायर फॉर्म में बाउंड्री होगी, तो एंटिटी उसके आउटसाइड पर होगी, ठीक है। जैसे हमने वो बनाया था ना लास्ट डायग्राम जो आपने बनाई थी, उसके अंदर जब आपने वो बनाया था एक्टर एक्टर। बनाए, एक्टर्स वगैरह बनाए थे मैंने आपको कहा था जो प्राइमरी एक्टर होगा वो किस साइड पे आएगा और सेकेंडरी एक्टर आपके किस साइड पे आएंगे। तो सेम उसी तरह जो एंटिटी होगी जब आप बनाएंगे तो वो आउटसाइड द बाउंड्री आएगी। प्रोसेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, और एंटिटी आपकी होगी बेटा इस फॉर्म में, ठीक हो गया। प्रोसेस आपका रेक्टेंगुलर की फॉर्म में होगा और एंटिटी आपकी स्क्वायर फॉर्म में होगी। आगे आप इसकी नेमिंग कन्वेंशन देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरह लिखना है। एन एंटिटी इज डिनोटेड बाय अ नाउन एंड रिटन इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। इसको नाउन नाउन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाएगा और कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। लाइक स्टूडेंट है, कस्टमर है, स्टोर हाउस है, ये आपकी क्या कहलाएगी, एंटिटी कहलाएगी। क्लियर हो गई। प्रोसेस क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, डीएफटी क्या होता है, डीएफटी की टाइप्स क्या हैं, ये क्लियर है बेटा। जब मैंने डीएफटी बनानी है तो ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करनी, इसलिए अभी इसको क्लियर करें साथ साथ। क्लियर है। यस सर। आगे आ यस सर, क्लियर। थर्ड इसका कंपोनेंट आ जाता है डाटा स्टोर। अब डाटा स्टोर क्या होता है, डाटा स्टोर represents stored information either temporary or permanently that is used in software। डाटा स्टोर रिप्रेजेंट करता है जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, या वो टेम्परेरी हो सकती है या वो परमानेंटली आप स्टोर करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको डाटा स्टोर बोला जाता है। इट इंडिकेट्स द डाटा विच इज़ बीइंग स्टोर्ड फॉर लेटर रिट्रीवल। ये इंडिकेट करता है कि आपने इसको स्टोर किया हुआ है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। जब आप नेक्स्ट इसका इस्तेमाल, मतलब आपने डीएफटी बना दी और वहाँ पर आपका डाटा स्टोर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जब आप इसके लेवल्स में जाएंगे या आप आगे जब बनाएंगे तो आपको लगता है कि आगे शायद इसका इस्तेमाल हो जाए, तो आपने उसका डाटा स्टोर बना दिया। क्लियर। डाटा स्टोर इज़ यूज टू provide input to all process and output of process may be going into these data storage। डाटा स्टोर इस्तेमाल होता है जब आप प्रोवाइड करते हैं, इनपुट देते हैं किसी भी प्रोसेस को और वो आगे से आउटपुट देता है प्रोसेस की, तो वो आप उसको डाटा स्टोरेज के अंदर डाल देते हैं। डाटा स्टोर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो एज शोन इन द फिगर। इसको हम डबल एरो के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगी बात। अब आगे इसकी नेमिंग कन्वेंशन को ज़रा देख लेते हैं बेटा। नेमिंग कन्वेंशन क्या है। द नेम ऑफ डाटा स्टोर मस्ट बी रिप्रेजेंट इन इट्स कंटेंट। जो नेम है डाटा स्टोर का वो रिप्रेजेंट करता है अपने कंटेंट्स को। कंटेंट्स का मतलब होता है जो उसके पास डाटा है। जैसे स्टूडेंट का डाटा है तो उसका जो नेम होगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फाइल। अगर कस्टमर का डाटा है तो आप इसको लिख सकते हैं कस्टमर रिकॉर्ड। अगर सेल्स या
सेल्स का डाटा है तो आप उसका नेम लिख सकते हैं सेल्स रजिस्टर। क्लियर होगी बात। प्रोसेस क्या होता है, डाटा स्टोर क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, डीएफडी क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, कंपोनेंट्स। आगे आ जाता है फोर्थ वन आता है डाटा फ्लो। अब डाटा फ्लो मेरे पास क्या होता है, डाटा फ्लो रिप्रेजेंट्स वन और मोर डाटा एटम। डाटा फ्लो बताता है, रिप्रेजेंट करता है एक या एक से ज़्यादा डाटा के एटम्स को। इट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ डाटा इन अ डाटा फ्लो डायग्राम। सबसे पहली बात तो ये क्लियर करें कि डाटा फ्लो एक या एक से ज़्यादा डाटा एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये रिप्रेजेंट करता है कि डाटा का फ्लो कैसा है, डाटा के डायग्राम का, तो जो आप डायग्राम बना रहे हैं उसका फ्लो किस साइड पे जा रहा है, और आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय एरो, एरो के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आपके पास नेमिंग कन्वेंशन उसकी आ जाती है। देखिए ज़रा लाइक ये जो आपके पास ये बना हुआ एरो, ये आपका डाटा फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेमिंग कन्वेंशन क्या है, द नेम ऑफ डाटा फ्लो मस्ट बी रिप्रेजेंट इन इट्स कंटेंट। जो आपके पास कंटेंट होगा उसी के थ्रू आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट डिटेल आ गई, कस्टमर प्रोफाइल आ गई, लॉग इन पासवर्ड ईटीसी वगैरह आ गया। ठीक हो गया। आगे आ जाता है आपके पास इनवैलिड लिंक्स इन डीएफडी। इनवैलिड लिंक्स क्या होते हैं डीएफडी के अंदर, द डीएफडी शुड नॉट हैव फॉलोइंग लिंक्स। इसके अंदर ऐसे लिंक्स नहीं होने चाहिए जैसे कि एंटिटी टू एंटिटी लिंक नहीं होना चाहिए, एंटिटी टू डाटा स्टोर लिंक नहीं होना चाहिए। मतलब कौन से ऐसे लिंक्स हैं जो हम नहीं बना सकते अपने डीएफडी के अंदर। पहला एंटिटी टू एंटिटी लिंक नहीं कर सकते, दूसरा एंटिटी टू डाटा स्टोर नहीं कर सकते। आगे सिंस एंटिटी इज द एक्सटर्नल यूनिट, इट्स लिंक्स विद डाटा स्टोर एंड अदर एंटिटीज आर आउटसाइड the scope of software system to be developed, therefore the given links are invalid। देखें हम एंटिटी जो सी हमारे पास हमने पहले बात की थी कि एक्सटर्नल है जो हम बाहर से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको हम डाटा स्टोर के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है, या दूसरी एंटिटीज़ को हम किसी भी डाटा स्टोर के साथ लिंक कर सकते हैं। ताकि क्यों लिंक किया जाता है, ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप कर सके। जो हमने ऊपर दो लिंक्स पढ़े हैं, एंटिटी टू एंटिटी एंड एंटिटी टू डाटा स्टोर, ये हमारे पास इनवैलिड लिंक्स भी कहते हैं, इनवैलिड लिंक्स भी कहलाते हैं। जी आगे देखिए ज़रा, आगे मेरे पास आता है डीएफडी लेवल्स एंड प्रोसेस नंबरिंग। अब डीएफडी के लेवल्स कितने हैं और उनको हम इस प्रोसेस को हम नंबर कैसे कर सकते हैं। डीएफडी इज़ ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ लेवल्स। ये बात याद रखिएगा कि जब आप डीएफडी बनाएंगे तो उसके लेवल्स होंगे लाइक, और हमेशा लेवल 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 और अप टू सो ऑन, जहाँ तक आपके ज़्यादातर मैक्सिमम लेवल 1 2 होता है या मैक्सिमम लेवल 3 होता है, उससे आगे लेवल नहीं जाते। अच्छा, डीएफडी इज organized in the form of levels, each level adds more detail to the previous one। मतलब आपने लेवल 1 बनाया अगर डीएफडी के अंदर, तो जब आप लेवल 2 1 0 बनाया, तो जब आप लेवल 1 बनाएंगे तो उसके अंदर डिटेल्स ज़्यादा होंगी लेवल 0 से। इसी तरह लेवल 2 बनाएंगे तो उससे मोर डिटेल्स होंगी लाइक लेवल 1। DFD usually begin with drawing a context diagram or fundamental system model और level 0। जब हम DFD को डिज़ाइन करते हैं तो वो बेसिकली स्टार्ट हमारी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम या किसी फंडामेंटल सिस्टम से मॉडल से स्टार्ट होती है, या हम लेवल 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेवल 0 को कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी बोला जाता है, लेवल 0 को फंडामेंटल सिस्टम मॉडल भी बोला जाता है। याद रखिएगा, रिमेंबर, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब आप फर्स्ट जो डायग्राम होगी आप उसको लेवल 0 भी बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल सिस्टम मॉडल्स भी बोल सकते हैं। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल सिस्टम, level 0 has represent the entire software system as single bubble with input and output data indicated by incoming and outgoing arrow respectively। अब लेवल 0 को ज़रा समझिए, लेवल 0 या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में लेवल 0 ये रिप्रेजेंट करता है आपकी एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, सिंगल बबल की फॉर्म में, विद इनपुट एंड आउटपुट। जो आप इनपुट या आउटपुट करते हैं डाटा की, वो इंडिकेट कर रहा होता है कि डाटा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एरोज, ठीक है। टू एलेबोरेट
Further, DFD is drilled down to level 1 diagram with additional information about the major functions of system. जब आपने लेवल 0 डिज़ाइन कर दिया, लेवल 0 के अंदर आपने एंटायर सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर दिया, आपने बता दिया कितनी इनपुट्स आ रही हैं, कितनी आउटपुट्स जा रही है, फिर आप दोबारा आगे मूव करेंगे लेवल 1 पर। अब लेवल 1 को जब आप एलेबोरेट करेंगे तो उसके अंदर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, जो आपके मेजर फंक्शंस हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, वो आपके लेवल 1 में आ जाएंगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन कभी भी आपकी लेवल 0 में नहीं आएगी। याद रखना, रिपीट अगेन कर रहा हूँ कि लेवल 0 या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एंटायर सॉफ्टवेयर की डिटेल्स होंगी और इनपुट आउटपुट की डिटेल होगी। जब आप नेक्स्ट डायग्राम की तरफ मूव करेंगे, लेवल 1 पर जाएंगे, डीएफटी लेवल 1 पर, तो उसके अंदर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, उसके मेजर फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। दिस कुड कंटिन्यू टू evolve to become level 2 diagram when further analysis is required। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या और इंफॉर्मेशन आनी चाहिए तो वो फिर आप लेवल 2 के अंदर लेकर जाएंगे। Progression to level 3, 4 and so on is possible but anything beyond level 3 is not very common। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि लेवल 3, लेवल 4 या अप टू सो ऑन बन सकता है, पॉसिबल है। हम ये नहीं कहते कि लेवल 1 तक या लेवल 2 तक काफ़ी है। लेवल 1 बन सकता है, लेवल 2 बन सकता है, लेवल 3 बन सकता है, लेवल 4 बन सकता है। बट नॉर्मली जो होता है, वेरी जो कॉमन इस्तेमाल किया जाता है, कॉमनली लेवल 3 तक जाते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते। दोनों केसेस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। लेवल 0 के अंदर आपने एंटायर सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना है, उसके इनपुट आउटपुट को बताना है। लेवल 1 के अंदर आपने उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना है जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी। लेवल 2 के अंदर अगर मज़ीद उसको इन्हेंस करना है, और इसी तरह आप टू सो ऑन लेवल 3 और लेवल 4 पर जा सकते हैं। द प्रोसेसेस एट ईच लेवल आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिक नंबर। जो आप प्रोसेस बनाएंगे हर लेवल का, उसको जब आइडेंटिफाई करना है तो उसके यूनिक नंबर होंगे। द नंबरिंग ऑफ प्रोसेस ईच लेवल शोइंग इन फिगर। देखें जी, अब ज़रा ये देखते हैं हम, ये सबको नज़र आ रही है? नज़र आ रही है सबको? जी आ रही है। यस अच्छा, सर। मुझे ये बताएं, सबसे पहले ये जो है, ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आ गई, ठीक है। ये देखिए ज़रा, इस सब को हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बोलते हैं। ये लेवल 1 से पहले, नीचे इसने लेवल 0 को एक्सप्लेन किया। मैंने आपको बोला एंटिटी आपके पास कोई एक्सटर्नल डिवाइस हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है। अब उसने लिंक किया इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है, ये इनपुट दी और आउटपुट आगे उसके पास आ गई, एंटिटी बी की तरफ आ गई। आपके पास एक्स, वाई और जी है, ठीक हो गया। अब देखें ज़रा इस डायग्राम को, ज़रा देखें। एंटिटी 1 ने इनपुट किया, उसको चाहिए थी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपका जो ये है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये आपके पास, सॉरी ये इसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, सर्कुलर फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये आपका प्रोसेस है, ये आपके पास एंटिटी है, ये भी आपके पास एंटिटी है, ठीक है। हमने बोला था इनपुट जा भी सकती है, इनपुट आ भी सकती है, ठीक है। अब उसने एंटिटी 1 ने इनपुट लेनी है इंफॉर्मेशन सिस्टम से, ठीक है, ये एरो का निशान इंडिकेट कर रहा है इनपुट के लिए, ठीक है, इनकमिंग इनपुट। और ये आगे जो जी की तरफ जा रहा है, ये आउटकमिंग एरो जा रहा है, ठीक हो गया। अब ज़रा आप आ जाएं लेवल 0 के ऊपर, ये लेवल 0 है आपका। अब यहाँ पर ज़रा देखें लेवल एंटिटी ए, ये एक्स इनपुट जा रही है प्रोसेस टी की तरफ। अब इसी ने इंफॉर्मेशन सिस्टम को उसने मज़ीद इन्हेंस किया। इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब उसने इन्हेंस किया तो उसने उसके बना दिए प्रोसेसेस, प्रोसेस टी, प्रोसेस यू, प्रोसेस बी, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब ये इसने लिंक किया कि ये जो एंटिटी ए है उसने इनपुट डी टी को दी, ठीक है, फिर आगे जो इनपुट उसकी आगे आउटपुट आई वो आगे प्रोसेस यू को आई। अभी मैं सिर्फ आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, अभी डीएफडी को मैं जब पूरी एक स्टेटमेंट के साथ चलूँगा नेक्स्ट क्लास में तो आपको सही समझ आएगी। ये अभी मैं आपको सिर्फ एंटिटी और ये आपको मैं प्रोसेस वगैरह समझा रहा हूँ कि ये इनपुट कैसे हो रहा है, आउटपुट कैसे हो रहा है, इसको ज़रा समझिए, ठीक है। लेवल्स का आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें इनपुट उसने दी टी को, आउटपुट उसके पास यू को आई,
फिर आगे वो जो आउटपुट थी वो आगे उसने इनपुट दी बी को, फिर उसकी जो आउटपुट आई जी एंटिटी बी की तरफ गई। ये साइड पर देखे ज़रा, ये डाटा स्टोर उसने बनाया हुआ है, ठीक है, एन के नाम से उसने बना दिया। ये इनपुट जा भी रही है और ये इनपुट आ भी रही है। देखिए मैंने आपको बोला था कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन आएगी इंटायर सॉफ्टवेयर की और इनपुट आउटपुट आएगा। फिर उसने DFD ज़ीरो को इन्हेंस किया तो उसने प्रोसेस को जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की थी उसने उसको प्रोसेसेस में बना दिया। जब लेवल 1 पे उसने मज़ीद इन्हेंस किया तो देखिए ज़रा, उसने इसको प्रोसेस डी बना दिया, मज़ीद प्रोसेस को थे उसको एक्सप्लेन कर दिया। हमने बोला था कि जो उसकी नंबरिंग होगी वो रिपीट नहीं होगी। अब देखिए जो प्रोसेस टी है वो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। प्रोसेस यू है रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। प्रोसेस वी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एंटिटी बी आई उसके पास, उसने इनपुट दी, आउटपुट आगे उसने एच करके प्रोसेस ई को दी, फिर इसी तरह प्रोसेस करके ए और वाई, ये चीज़ें आपको सिर्फ इनपुट आउटपुट के तौर पर आपको सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। ये देखें, ये इसकी आउटपुट यहाँ पर आई, ठीक है। अब इसी तरह देखिए, अब इसको उसने मज़ीद इन्हेंस किया। देखिए जब उसने इसको मज़ीद इन्हेंस किया बेटा DFD2 के अंदर, ज़रा देखें DFD2 के अंदर से मज़ीद इन्हेंस किया। प्रोसेस के को वो ले आया, फिर प्रोसेस एल को लेकर आ गया, फिर प्रोसेस एम को वो लेकर आ गया, ठीक है। ये सारा उसने प्रोसेस वहाँ पर उसने उसको एक्सप्लेन करके दे दिया, ठीक है। अब ज़रा इसको आगे ज़रा इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ देखते हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है आगे। Level 0 diagram. Level 0 diagram represents the entire software system in a single bubble with input and output data indicated, the incoming outgoing arrows represented. देख रहे हैं ना, incoming output arrows आ रहे हैं और ये सारा उसने बताया DFD 0 के अंदर। अब the number 0 is assigned in a single process. अब वो ज़ीरो आप दोबारा लेवल 1 पर नहीं लिख सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि लेवल 1 है, लेवल 0 है तो दूसरे में भी आप लेवल 0 डाल दें, तीसरे में भी लेवल 0 डाल दें। नो, जब लेवल 0 है तो अगली जो डायग्राम ये वाली बनी है ये आपकी लेवल 1 बनी है, उससे अगली जो बनी है ये लेवल 2 बनी है। आगे द प्रोसेस नेमिंग कन्वेंशन इज़ नॉट फॉलोड, ठीक है। देयर आर नो डाटा स्टोर्स, कोई डाटा स्टोर नहीं है, कोई कन्वेंशन फॉलो नहीं है। लेवल 0 की बात हो रही है। अब जब लेवल 1 पर जाएंगे, जब हम लेवल 1 पर गए बेटा, देखिए जी लेवल 1 पर क्या क्या चीज़ें आ गई हमारे पास। शोज ऑल द प्रोसेसेस दैट कंप्राइज सिंगल प्रोसेस विद लेवल 0 डायग्राम, आपने उसके साथ लिंक कर दिया। शोज हाउ इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम एंड टू ईच द प्रोसेस, ये बता रहा है कि किस तरह इंफॉर्मेशन मूव हो रही है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस नंबर स्टार्ट विद 1 2 3 एंड सो ऑन। उसी तरह देखिए जी नंबर 1 2 3 से आगे चल रहे हैं। लेवल 1 हैज़ डाटा स्टोर्स, अब लेवल 1 के अंदर आपका डाटा स्टोर आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लेवल 0 के अंदर सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग जो उनसे एरोज होंगे और इंफॉर्मेशन होगी। अब लेवल 2 की तरफ देखिए ज़रा, लेवल 2 के अंदर क्या आ रहा है। आई थिंक लेक्चर का टाइम भी एंड होने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेवल्स को कंप्लीट करेंगे और हम एक साथ DFD बनाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर है जी सर। ये मैं इंशाल्लाह ताला नोट्स में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और साथ एक और बात आपको मैं बता दूं कि कल आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 2 का, आपका टेस्ट होगा नेटवर्किंग का, तो प्रिपेयर्ड होकर आइएगा, ठीक है। और छापने वाला काम नहीं करना। अच्छा, स्मॉल आई और कैपिटल आई का जो मेन डिफरेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जो स्मॉल आई बेटा होता है आपका, ये आपके पास इंटरनेट कहलाता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड स्मॉल आई इंटरनेट, और कैपिटल आई इंटरनेट जो होता है वो आपका लैन इंटरनेट कहलाता है। जो किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए आप डिज़ाइन करते हैं, जैसे लोकल एरिया के लिए आपने डिज़ाइन किया है, कोई बाहर का बंदा जिसको एक्सेस नहीं कर सकता वो आपका कैपिटल आई इंटरनेट कहलाएगा, और छोटा आई इंटरनेट जो होता है वो आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहलाएगा। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर माय पॉइंट?
जी सर समझ आ यस यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। कल टेस्ट तैयार करके रहिएगा, आपका टेस्ट मैं अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप पर। आप उसको टाइम अकॉर्डिंगली टाइम के मुताबिक इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।